जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर अब्बासी साहब। डॉक्टर साहब से थोड़ा सा इंटरव्यू करेंगे, आपको बताएँगे इनके फार्म पे कौन से जानवर मौजूद हैं, कितने अरसे से ये फार्म चल रहा है, इस फार्म की ख़ास बात क्या है, इस फार्म की ब्रीड की ख़ास बात क्या, दिखा दीजिएगा। इस फार्म की ब्रीड की ख़ास बात क्या है और इस फार्म के अंदर जो ख़ास कैटेगरी के जानवर हैं ये कब आपके लिए अवेलेबल होंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये हम किस जगह पे एग्जैक्टली मौजूद हैं और फार्म का नाम क्या है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर अब्बासी है। मैं एज ए फार्म मैनेजर वर्क कर रहा हूँ मदीना डेयरी फार्म दीना के अंदर। ये जो फार्म है ये किला रोहतास रोड के पास है, तकरीबन कोई 2 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। जीटी रोड से 4 किलोमीटर बनता है। मदीना डेयरी फार्म इसका नाम है। ये तकरीबन 2016 से सर जो है ना फार्म बना है माशाल्लाह। और इस वक्त इसकी जो स्ट्रेंथ है तकरीबन 350 एनिमल्स है माशाल्लाह। तो ये बाहर से जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स इंपोर्ट हुए थे। अमेरिकन भी ब्रीड इसके अंदर शामिल है, मतलब अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन दोनों ब्रीड जो है ना मिक्स है इसके अंदर। ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड है, आपके सामने है। तो तकरीबन 7-8 साल हो चुके हैं। तो हमारे पास जो मोस्टली एनिमल्स हैं वो मीडियम स्टेचर के एनिमल्स हैं। ये बताएं डॉक्टर साहब, ये आपकी बात कर रहा हूँ कि आपने जो इम्पोर्ट करवाई अपने जानवरों की, लास्ट टाइम जो आपने जानवर प्रोक्योर किए, परचेज किए, वो किस सन में किए थे? वो सर तकरीबन 2019 के राउंड अबाउट। मतलब 2019 के बाद आपने जो है आप एनुअल परचेज नहीं किए परचेज। तो इन्हीं जानवरों से जो है आप मजीद मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारी जनरेशन है उसी से जो है ना वो। ये बताइएगा कि टोटल परचेज आज की डेट तक कितने जानवर किए? तकरीबन हमारे 60 और 80 एनिमल्स हमारे पास परचेज हुए। आपने 80 जानवर परचेज किए और आज आपको तकरीबन 8 सालों के अंदर जो है 16 से 24 8 सालों में आप तकरीबन 323 एग्जैक्ट 323 जो है एग्जैक्ट नंबर ऑफ हेड्स पे डॉक्टर साहब पहुंच चुके हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे, सीमन जो है मार्केट में मुख्तलिफ तरह के अवेलेबल हैं, आप किस कंट्री को फॉलो कर रहे हैं, किस इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, अमेरिकन को, डच को या फिर ऑस्ट्रेलियन को? क्योंकि आपके पास ब्रीड ऑस्ट्रेलियन है। बिल्कुल ऐसे डॉक्टर साहब, बेसिकली जो है ना हर फार्म का अपना एक क्राइटेरिया होता है कि जो मोस्टली लोग हैं वो लाइक कर रहे होते हैं कि यार डच एनिमल्स हो, बॉडी स्ट्रक्चर हो, मतलब डिफरेंट लोग की अपनी एक चॉइस होती है। तो हमारे फार्म का एक क्राइटेरिया ये है कि हमने मीडियम स्ट्रक्चर एनिमल चूज किया है और कोशिश की है कि अमेरिकन जो है ना वो सीमन सेलेक्ट किया जाए। तो मोस्टली हमारे जो ब्रीड है आपने देखे, अभी हम वीडियो आपको दिखाते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास जो ब्रीड है मीडियम स्ट्रक्चर की है। इसके अंदर अमेरिकन बुल ज्यादा यूज किया गया, ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स भी हैं। और आपको पता है कि जो लॉन्ग स्ट्रेचर वाले एनिमल होते हैं तो उनकी जो है आपको पता है तो स्ट्रेंथ कम होती है, उसके बाद लैक्टेशन ड्यूरेशन उसका कम होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि यार ये जो है ना वो देर पा तक दूध दे सकती हैं मीडियम स्ट्रेचर। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा डॉक्टर साहब कि आपने चूंकि ऑस्ट्रेलियन जानवर लिए थे तो ऑस्ट्रेलियन सीमन क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे आप? डॉक्टर साहब, बेसिकली ऑस्ट्रेलियन सीमन इस्तेमाल ना करने की वजह यह है कि जो अमेरिकन है ना इसके अंदर पोटेंशियल ऑस्ट्रेलियन से ज्यादा है। ठीक है। तो एक तो बेसिक रीजन ये है। दूसरा ये है कि जो बुल क्राइटेरिया, मतलब हमारी सीमन सिलेक्शन मोस्टली हम जो है ना हमारी अपनी ब्रीड जो है ना, मतलब हमारी अपनी एक चॉइस है कि हमारे पास मैक्सिमम जो ब्रीड है ना वो अमेरिकन होनी चाहिए। मतलब हमने ऑस्ट्रेलियन में ही अमेरिकन लगाया है। तो आपको पता है कि अगर ऑस्ट्रेलियन के अंदर अमेरिकन हो तो जो एनिमल्स की एक ड्यूरेबिलिटी है ना वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, जो स्ट्रेंथ है ना वो थोड़ी मतलब आप कह सकते हैं कि इनका जो मेजर फोकस रहा वो मिल्क प्रोडक्शन पे रहा। यस, मिल्क प्रोडक्शन। एक बात याद रखें जी, जारी बात है जब आपके नंबर ऑफ हेड्स बढ़ जाते हैं, आपकी शेड पे जानवरों की तादाद बढ़ जाती है, जारी बात है एक बहुत बड़ी तादाद को आपने फीड करना है। जैसे आप ये दिखा दें, सिर्फ ये छोटी बच्चियां मौजूद हैं, सिर्फ ये कितनी बड़ी तादाद में खड़ी हैं। ये पूरा का पूरा सेक्शन आप देख सकते हैं, ये काफ सेक्शन मौजूद है। इसी तरह मेरे इस साइड पे अगर आप देखें तो ठीक ठाक तादाद बच्चियों की मौजूद है। इन सबको फीड करना है तो जो कब फीड कर सकते हैं, जब आपके पास एक अच्छी मिकदार में दूध का वॉल्यूम होगा, तभी आप अखराजात को जो है मीट अप कर सकेंगे। तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इन्होंने अमेरिकन सीमन पे काम किया और इनका जो मेन फोकस था
ये मेन फोकस था जी इनका प्रोडक्शन पे, और उसके साथ साथ मीडियम स्टेचर का ये जानवर पैदा करना चाहते हैं। मैं इनका मिल्किंग हट में भी गया हूँ जी, इनके मैंने सारे जानवर देखे हैं, और इनके जो सारे के सारे मिल्किंग जानवर भी जो हैं वो मीडियम स्टेचर के हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं कि मीडियम स्टेचर का कतई मतलब ये नहीं है कि वो दूध कम देगा। एक अच्छी ब्रीड में मेरा इंतखाब भी मीडियम स्टेचर का ही है। हाँ, आपने जिस जानवर को सीमन रखना है पहले आप उसको देख लें वो क्या है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई देसी गाय है छोटे से कद की, उसको अगर आप कोई टॉल स्टेचर का बुल लगा दें तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। एक गाय आपके पास ऑलरेडी अच्छे स्टेचर में मौजूद है तो वहां पर आपका डिसीजन जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। तो मीडियम स्टेचर जानवर जो खुराक कम खाएं, दूध आपको पूरा दें, और सबसे बड़ी बात हमने अपने तजर्बे से देखा है कि जो मीडियम स्टेचर का दरमियाने साइज का जानवर होता है वो ज्यादा सूए देने की सलाहियत भी रखता है। अब एक दफा मैं आपको और चीज दिखाना चाहता हूँ, ये जरा इस तरफ दिखाइएगा बच्चियों को। आज अप्रैल की 7 तारीख है, 27वां रोजा है, और आप हैरानगी वाली बात देखें, जो मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात यह है कि जितने जानवर भी आप यहाँ पर बैठे देख रहे हैं सारे धूप में बैठे हुए हैं। हालांकि शेडेड एरिया मौजूद है, ये सारा का सारा जगह जो है ये सारी जो है जो सायादार जगह मौजूद है, लेकिन सायादार जगह में कुछ चंद जानवर खड़े हैं, बकाया सारी शहजादियाँ जो हैं वो बाहर मौजूद हैं और धूप में मौजूद हैं। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं इस साइड पे, ये जानवर वो हैं जिनको इंसेमिनेट कर दिया गया है। जरा उठाएंगे सर जरा जाके इनको, ठीक है। और वो इस तरफ जरा आगे आ जाए। ये जो जानवर आप देख रहे हैं ये सामने, ये प्रेग्नेंट हीफर्स हैं जो मुख्तलिफ जुरानिया की जो है प्रेग्नेंट हैं, ये सामने आपके मौजूद हैं, ठीक है जी। तो ये जनाब अली आप कह सकते हैं कि हीट को बड़ा अच्छे से ये बर्दाश्त करेंगी। और इस पूरे शेड में आप देखें वो नुक्कर पे करके 2 पंखे लगे हुए हैं। शेड की लंबाई मेरा ख्याल है कोई 200 फुट है, 200 फुट 207 फुट लंबा शेड है। और इस शेड में अगर हम पंखों की बात करें तो कम से कम जो है यहाँ पे 8 पंखे होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 2 पंखे लगे हुए हैं और वो भी डॉक्टर साहब ने बंद किए हुए हैं, ठीक है जी। तो जानवर ठीक है, कंफर्टेबल है। तो जब कंफर्टेबल हैं, वो नीचे बैठे भी नहीं है, धूप में बैठे हैं, तो उनकी अपनी जाती मर्जी है, बैठी जगाली कर रही हैं। तो बहरहाल ये एक स्ट्रॉन्ग एनिमल की निशानी है कि वो इस वक्त भी जो है माशाल्लाह बड़ा कंफर्टेबल जो है वो बाहर गर्मी के अंदर बैठा हुआ है। डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने डॉक्टर साहब का पूरा फीड प्लान देखा, डॉक्टर साहब के पूरे हार्ट का एनालिसिस किया। ये मुझसे मशवरा कर रहे थे डॉक्टर साहब, और इनकी टीम मुझसे ये मशवरा कर रही थी कि हमें आप मशवरा दें कि हम इस शेड को फर्दर एक्सपेंड करें या फिर हम यहाँ पर यहीं पे इसको लॉक कर दें। तो मैंने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो इस वक्त इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इनके पास टोटल जगह है जी 350 जानवर रखने की। एक वो सामने शेड दिखा दें जी, वो सामने बड़ा शेड बना हुआ है, 350 जानवरों की जगह उधर है, सॉरी 200 की जगह उधर है, और जिस शेड में हम खड़े हैं 150 जानवरों की जगह यहाँ पर है। तो टोटल 350 के करीब जो है जानवरों की जगह मौजूद है। डॉक्टर साहब का रिकॉर्ड ये बता रहा है कि डॉक्टर साहब के पास 323 जानवर अभी मौजूद हैं, और फ्यूचर में दिसंबर तक 120 के करीब वच्छियां, मैं वच्छियों की बात कर रहा हूँ, 120 वच्छियां हैं जो कि बच्चा देने के शक्ल में यहाँ पर मौजूद होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मामला ठीक रहे, अबॉर्शन ना हुई, चीज़ें कंट्रोल में रहीं, अगर आप 10% अबॉर्शन भी लगा लें तब भी कम से कम जो है 105 जो है फीमेल्स इनके पास यहाँ पर ज़रूर आएंगी। तो मेल्स जो है वो बीच में से मैं निकाल रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब का जो हर्ड काउंट है वो 400 प्लस पे चला जाएगा, और इस वक्त इनके पास उस एनिमल को कीप करने की जगह नहीं है। अब एक तो ऑप्शन ये है कि ये ऐसे ही एक शेड को मजीद खड़ा करें, ठीक है जी। और आप सब लोग जानते हैं कि शेड बनाना आसान नहीं रह गया, शेड पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। हमने भी रिसेंटली एक फार्मर को शेड की कोटेशन लेके दी है, बल्कि वो कोटेशन क्या, वो एग्रीमेंट साइन हो चुका है। तो वो जनाब अली तकरीबन 1400 रुपये के अंदर जो है शेड टोटल जो है उसकी कोटेशन बनी है। अब अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप 120 फुट लंबा शेड बनाते हो, 100 फुट चौड़ा बनाते हो, 12,000 स्क्वायर फुट बना रहे हो, और 1400 से आप उसको ज़रब दे दें तो करोड़ से ऊपर का तो आपका शेड ही बन जाता है। तो मैनेजमेंट के साथ मिलके मैंने भी इनको ये गाइड किया है कि आपको ये चाहिए कि आप अपने हर्ड को यहाँ पे लॉक कर दें जब तक आपका शेड नहीं बनता। यहाँ पर भी याद रखिएगा फार्मर एक गलती करते हैं, गलती ये होती है कि जगह है कोई नहीं,
तो वो थोड़ी जगह में ज़्यादा जानवरों को बीच में दसा देते हैं, उससे सारे जानवर कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो ये अब डॉक्टर साहब जो हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये हीफर्स आपके सामने मौजूद हैं, अच्छी क्वालिटी की हीफर्स हैं। इसमें कुछ लैंड माइन सीमन की हैं, कुछ डांटे की हैं, बाकी रिकॉर्ड सारा जो है वो डॉक्टर साहब के पास मौजूद है। और इनको मैंने गो हेड दे दिया है कि ये अपने फार्म से जो है 30 के करीब हीफर्स जो हैं, जो सरप्लस हैं, उन हीफर्स को जो है वो सेल के लिए मार्केट में अवेलेबल कर दें। हीफर्स अच्छी हैं, रिकॉर्ड इनका पूरा मौजूद है, डेयरी केयर सॉफ्टवेयर ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका सीमन कौन सा है, इनके अंदर रखा जाने वाला सीमन कौन सा है, ये सारी की सारी डिटेल जो है ये डॉक्टर साहब के पास मौजूद है। और मैंने आपको एक बार फिर बता दिया कि एनिमल थोड़ा सा हार्डी है, स्ट्रॉन्ग है, मीडियम स्ट्रेचर है। प्रोडक्शन के हवाले से आप जब भी अगर किसी का प्लान बनता है, एक तो मैं डॉक्टर साहब का नीचे नंबर दे रहा हूँ, एक मैं डॉक्टर साहब का नीचे नंबर दे रहा हूँ, डॉक्टर ताहिर अब्बासी साहब का, आप इनसे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। दूसरे नंबर पे आप यहाँ पर आके फार्म को, एनिमल्स को देख सकते हैं, इनकी जो मिल्किंग एनिमल्स हैं उनको, उनकी प्रोडक्शन को, बाकी मामलात को भी देख सकते हैं। डॉक्टर साहब का यूट्यूब चैनल भी है डॉक्टर ताहिर अब्बासी के नाम से, वो भी आप जाएं, विज़िट करें। उस पर फार्म की जो रोज़मर्रा की रूटीन है, किस तरह से मामला चलते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो डॉक्टर साहब की वहाँ पे अवेलेबल हैं, वो आप देखें, उसको जाएं, उसको सर्च करें। डॉक्टर साहब ये बताएं कि 8 साल हो गए आपको, ठीक है जी? तो मैं तो यही गाइड करता हूँ फार्मर्स को कि 3 साल के बाद, जब फार्म को बने को 3 साल हो जाएँ, तो आपको जो अपनी सरप्लस हीफर्स हैं मार्केट में ज़रूर अवेलेबल कर देनी चाहिए। आप लोग अभी तक इस पे क्यों नहीं आए? डॉक्टर साहब इशू ये था कि हर बंदे की कोशिश होती है कि अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो हम हर्ड को बढ़ाते जाएं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छी, मतलब सरप्लस ठीक है कि हमें पर मंथ के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हमारी मार्केट के अंदर हीफर जाती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इनका बहुत पोटेंशियल है कि हमारे पास जो हीफर पीछे इन्होंने परफॉर्म किया वो 40 लीटर, 45, 35 प्लस लीटर इन्होंने परफॉर्म किया। तो हम ये चाह रहे हैं कि यार हमारी हीफर जो है ना, हमने मीडियम स्ट्रेचर, हमने खुद इस पे मतलब वर्किंग की, अच्छी खासी वर्किंग है। आपके सामने हमने अमेरिकन सीमन लगाया, तो हमारी जब फील्ड के अंदर जब हीफर्स जाएंगी तो वहाँ पे जब पोटेंशियल उनके अंदर होगा तो वो हमें पता चलेगा कि यार हमारी जो ब्रीड है फला फला फार्म पे गई है, तो उन्होंने इतना पोटेंशियल है कि उन्होंने इतनी प्रोडक्शन दी है। हमारा बेसिक जो पर्पज है ना वो यही है। मैं आप सबको गाइड करूंगा जी, आप लोग जो सुन रहे हैं, आपने जी 8 साल का इंतज़ार कोई नहीं करना, ठीक है जी? आप लोग, एक होता है जज्बाती फैसला, एक होता है कारोबारी फैसला। मैं हर बंदे से कहता हूं कि कारोबारी फैसला करो, बिजनेस ओरिएंटेड डिसीजन लो, ठीक है जी? बिजनेस ओरिएंटेड डिसीजन यही है कि 3 साल बाद, जब आपके फार्म को बने को 3 साल हो जाएं, आपके फार्म पे हीफर्स की रोटेशन बन जाए। रोटेशन क्या है? वो सामने बच्चियां बैठी हैं जो दूध पीती हैं। रोटेशन क्या है? ये वींड बच्चे मौजूद हैं। रोटेशन क्या है? ये वो बच्चियां मेरे पास मौजूद हैं जो एक्सपेक्टेड हैं अगले 5-6 माह में ये इंसेमिनेट हो जाएंगी। ये बच्चियां मौजूद हैं जो कि अभी इंसेमिनेट ताज़ा हुई हैं, और ये वो बच्चियां हैं जो कि तकरीबन 50 प्लस हैं और प्रेग्नेंट हैं। जब आपके पास फार्म की ये रोटेशन बन जाए, फिर आपको चाहिए कि अपने फार्म की एनुअल 15% कलिंग के बाद जो बकाया की इजाफी हीफर्स हैं वो आप मार्केट में फार्मर को अवेलेबल कर दें। इससे आप देखेंगे कि आपका फार्म का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बेहतर हो जाएगा, आपकी मार्केट अच्छी डेवलप होगी। याद रखें कि डेयरी फार्म में जो लोग सिर्फ दूध पे फोकस करते हैं कि जी दूध बेचेंगे, दूध से प्रॉफिट बनाएंगे, मैं इस पे फोकस मुकम्मल नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि जो डेयरी फार्मर है वो पहले 3 साल दूध पे फोकस करे, 3 सालों के बाद दूध पे भी फोकस करे, साथ ही साथ अपने जो क्वालिटी एनिमल्स हैं उन पे भी फोकस करे। इनको भी मैंने बताया, ठीक है जी, कि जो जानवर यहाँ मौजूद हैं जिनको भी सेल करना है वो कलिंग का माल नहीं होना चाहिए, वो नकम्मी हीफर नहीं होनी चाहिए, ओपन सिलेक्शन होनी चाहिए। कोई बंदा आए और बताए कि मुझे जानवर चाहिए, ओपन कर दें कि ये मौजूद हैं, जिस पे दिल करता है हाथ रखें, ले जाएं। इससे इनका मार्केट में एक अच्छा नाम बनेगा, अच्छी इनकी रेपुटेशन बन जाएगी, लोग इनको बार बार याद करेंगे। जो एक दफ़ा आएगा दोबारा भी चक्कर लगाएगा। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में अब जो शिपमेंट्स हैं एनिमल्स की, इस साल भी एक ही आई है और पिछले साल भी एक ही आई है।
तो हमें जो हमारा छोटा फार्मर है जिसको 5 जानवर चाहिए, 10 जानवर चाहिए, 6 जानवर चाहिए, 12 जानवर चाहिए, तो मेरा ख्याल ये है कि हम हमारे जो पाकिस्तान में जो फार्मर्स मौजूद हैं, डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, इन्हीं लोगों को जो है हमारे लोकल फार्मर्स की ज़रूरियात जो है एनिमल्स की वो पूरी करनी चाहिए। एनिमल का एडवांटेज भी है, गर्मी से अडॉप्टेड है, सीमन की डिटेल मौजूद है, सेहतमंद जानवर है, फुली वैक्सीनेटेड है। ये सारे एज जो हैं यहाँ पे आपको पाकिस्तान में रहते हुए इन फार्म्स के जानवरों के साथ जो है आपको मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैक्सिमम जो होता है ना फार्म का कोई बहुत ही कोई नया पीस होता है, जैसे मैं अपने फार्म की बात करूं तो मेरे पास कुछ जानवर ऐसे हैं जो 63-64 लीटर दूध पे गए। यस। आपके फार्म का कोई ऐसा जानवर जो मैक्सिमम कितने दूध पे गया? सर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 53 लीटर तक जो है ना वो आपके फार्म की जो फी वो 53 है। 53। जो हीफर्स की आपकी एवरेज है वो कितनी वो है? 35 प्लस मतलब हिफाज देती रही है। मोस्टली जो सस्टेन है ना वो 33, 34 मतलब 30 प्लस है। 30 प्लस जी, यही हमारा क्राइटेरिया होता है कि हीफर को 30 प्लस पे जाना चाहिए। यस। ठीक है जी। बाकी फीडिंग के मामले जो हैं, जो जानवर जहाँ से डॉक्टर साहब जो भी बंदा है कोई जानवर पसंद करे ले जाए, उसको मुकम्मल तौर पे एक काम आपने और करना है, आपने एनिमल दे के उसको उसकी पूरी गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है कि आगे इसको साल में वैक्सीनेशन कौन सी होनी है, इसको फीडिंग आप क्या कर रहे हैं, वो क्या करेगा, और बच्चा देने के बाद उसकी फीडिंग क्या होगी, ताकि वो उस जानवर का जो है वो मुकम्मल पोटेंशियल जो है फार्मर जो है वो ले सके। ले जी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, डॉक्टर साहब का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। जानवर आप देख सकते हैं, इंटरेस्टेड हैं डॉक्टर साहब से रब्ता कर लें। जानवर थोड़ा सा हार्डी जानवर है, सख्त मिजाज जानवर है, मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ यहाँ पे अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।